हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक आता है। कृषि प्रदेश की विशेषता क्या होते हैं? कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र होते हैं जिनमें कृषि से संबंधित विशेषताओं की समानता मिलती है। ये समानता निकटवर्ती प्रदेश से भिन्नता रखती है। किसी विशेष कृषि प्रदेश में ये जो समरूपता है, ये फसलों के प्रकार में, उत्पादन विधि में, कृषि में प्रयुक्त उपकरण और प्रविधि यानी तकनीकों तथा कृषकों की जीवन पद्धति एवं स्तर आदि के रूप में हो सकती है। दो भिन्न कृषि प्रदेशों में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों के कारण भी भिन्नता मिलती है। यही कारक कृषि प्रदेशों के निर्धारण में मूल मानक होते हैं। दो भिन्न जो कृषि प्रदेश हैं उनमें या तो भौतिक या आर्थिक या सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में क्या मिलती है? भिन्नता। और यही जो मानक हैं एक कृषि प्रदेश को दूसरे कृषि प्रदेश से क्या करते हैं? अलग करते हैं। इस प्रकार कृषि प्रदेश समरूप या आकृतिक प्रदेश, फॉर्मल रीजन्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक जो लक्षण हैं उनकी समरूपता या समानता मिलती है। अतः कृषि प्रदेश बहुविषयीय प्रदेश होता है। कृषि प्रदेश एक ग्रीक संकल्पना है, क्योंकि कृषि तथा प्रदेश दोनों ही समय के साथ क्या होते हैं? परिवर्तनशील। इसी कारण से विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अनुसार अलग अलग मानक अपनाकर कृषि प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। कृषि प्रदेशों के निर्धारण हेतु भूगोलवेताओं ने अनेक कारकों और विधियों का प्रयोग किया है। इसमें कुछ आनुभाविक हैं और कुछ सांख्यिकी। आज हम मुख्य रूप से विटलेसी द्वारा वर्णित जो कृषि प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे। विटलेसी ने विश्व के 13 कृषि प्रदेशों में विश्व को विभक्त किया है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले चलवासी पशुचारण प्रदेश, फिर व्यापारिक पशुपालन, फिर स्थानांतरी कृषि प्रदेश, फिर प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, उसके बाद चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, उसके बाद ये विश्व का मैप है जिसमें विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदेश दिखाए गए हैं। उसके बाद व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश, व्यापारिक पशुपालन एवं फसल उत्पादन कृषि प्रदेश, निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादन कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पालन कृषि प्रदेश और विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि जिसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर रीजन्स। ये इस प्रकार से विटलेसी महोदय ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। अब हम एक एक कृषि प्रदेश को देखते हैं। सबसे पहले हैं चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग। चलवासी जो पशुचारण है, ये जो प्रदेश है अफ्रीका और एशिया में ऐसे स्थानों में फैला हुआ है जहाँ वर्षा कम होती है या
अत्यधिक शीत के कारण फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए जो पशुचारण है वही क्या है, मुख्य व्यवसाय है। यहाँ अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले खिरगिज, मसाई, पद्दू और लैप्स आदि जो खानाबदोश यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं, ये जातियाँ चलवासी पशुचारण के कार्य में लगी हुई है। पशु ही उनकी संपत्ति है और यही उनके भोजन और वस्त्र का मुख्य स्रोत है। इनके आर्थिक तंत्र, आचार विचार आदि सभी पशुओं पर केंद्रित होते हैं। मरुस्थलों में ऊंट, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बकरी, भेड़, जो आंध्र प्रदेश होते हैं वहाँ पर गाय, टुंड्रा जो प्रदेश हैं वहाँ पर रेंडियर, कैरिबाऊ, तिब्बत में याक आदि पशु पाए जाते हैं। इनका जीवन निर्वाह हेतु विविध रूपों में प्रयोग किया जाता है। चलवासी जो पशुचारण है उसका वितरण यानी कहाँ कहाँ पर ये पशुचारण का कार्य किया जाता है। उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा मध्य एशिया के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में प्रचलित है। अफ्रीका में पश्चिमी अफ्रीकी सवाना प्रदेशों के फुलानी, पूर्वी अफ्रीका के मसाई, इथोपिया और सूडान के न्यूबा, बोत्सवाना के बांटू, होटेंटोट, सहारा के तुआरेग तथा सऊदी अरब के बद्दू प्रमुख चलवासी पशुचारक वर्ग हैं। मध्य एशिया में कैस्पियन सागर से लेकर मंगोलिया तथा उत्तरी चीन तक किर्गिज, कज़ाक और कालमुक प्रमुख चलवासी पशुचारक हैं। साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में याकूत, समोयड, कोरियाक और स्कैंडिनेविया के लैप्स भी चलवासी पशुचारक हैं, किंतु इन्होंने अब अपना जीवन स्थायी कर लिया है। चलवासी पशुचारकों की क्या विशेषताएं होती है? एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसे पशुपालन का मूल रूप कहा जा सकता है। ये शुष्क प्रदेशों के धोनगाह यानी वहाँ की उपयोगिता का एक निर्वाहक रूप है। सिर्फ क्या होता है, जीवन निर्वाह होता है, जिसमें भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। एक पशु के भोजन के लिए कई हेक्टेयर भूमि आवश्यक होती है। क्योंकि ये घूमते रहते हैं, एक जगह स्थायी नहीं रहते, इसलिए एक पशु को कई हेक्टेयर भूमि आवश्यक होती है। ये पशुपालन का ऐसा स्वरूप है जिसे पशु झुंड के रूप में प्राकृतिक वनस्पति पर चरते हैं। चलवासी पशुचारक अपने जीवन के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। उन्हीं से दूध, मांस, खालें, बाल आदि पदार्थों द्वारा अपने भोजन, वस्त्र तथा आवास की व्यवस्था करते हैं। किंतु अन्य निर्वाह कृषकों की भांति चलवासी पशुचारक भी मांस की अपेक्षा खाद्यान्नों का अधिक सेवन करते हैं। सामान्यतः ये मांस के लिए पशुओं का वध नहीं करते। प्रत्येक परिवार के पोषण के लिए पशुओं की संख्या विशिष्ट वर्ग तथा पशु पर निर्भर करती है। प्राय एक चलवासी परिवार के लिए 25 से 60 भेड़ या बकरियां तथा 10 से 15 ऊंट आवश्यक होते हैं। चलवासी पशुचारक निरंतर या रुक रुक कर स्थानांतरण करते हैं, जो 3 प्रकार के हो सकते हैं स्थानांतरण। एक चारागाह से दूसरे चारागाह में निरंतर स्थानांतरण, मरुस्थलों में एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत की ओर स्थानांतरण तथा मौसमी प्रवास, जिसमें क्या होता है, पर्वतीय उच्च भूमि तथा जो निम्न भूमि है वहाँ पर चरागाहों में मौसमी स्थानांतरण किया जाता है। चलवासी पशुचारकों के विभिन्न प्रकार के स्थानांतरणों के अनेक उदाहरण हैं। जैसे उप आर्कटिक प्रदेश के चलवासी पशुचारण ग्रीष्म काल में टुंड्रा में प्रवास करते हैं। अफ्रीका के मरुस्थलीय सीमांतों के मवेशी चरवाहे वर्षा ऋतु में मरुस्थलों की ओर स्थानांतरण करते हैं।
और मरुस्थल के जो बद्दू चरवाहे होते हैं वो लगातार भ्रमण करते रहते हैं। कजाक जो लोग हैं वो मौसम तथा पशुओं के चारण से संबंधित वर्ष में 6 प्रमुख प्रवास करते हैं। तो ये था जलवासी पशुचारण और उसकी विशेषता। दूसरा प्रकार का जो कृषि प्रदेश है वो है व्यापारिक पशुपालन, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेंचिंग। व्यापारिक पशुपालन का अर्थ है उन निजी चरागाहों से जहां चारों ओर से घिरे क्षेत्र में पशुपालन वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यानी कमर्शियल रूप से किया जाता है। ये ऐसे अर्ध शुष्क तथा शुष्क प्रदेशों में विकसित हुआ जहां पर यूरोपीय लोग जाकर बस गए। ये व्यवसाय पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय बाजारों के लिए मांस तथा ऊन उत्पादन के लिए 19वीं शताब्दी में आरंभ किया। ये उन विकसित प्रदेशों में सीमित है जहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती है तथा मिट्टियाँ जो है कृषि के लिए अनुपयोगी है। कहाँ कहाँ पर किया जाता है इस पशुपालन के व्यापारिक जो पशुपालन है? पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको का जो संलग्न भाग है, वेनेजुएला में जो लानोज घास के मैदान हैं, ब्राज़ील के सरताओ, यूरुग्वे और अर्जेंटीना के पंपाज, पैटागोनिया के चाको, दक्षिण अफ्रीका के कारू, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग और न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप, ये कुछ घास के मैदानों आदि पर पशुपालन किया जाता है। स्पेन तथा पुर्तगाल को छोड़कर यूरोप में कहीं पर भी रेंचिंग प्रचलित नहीं है। रेंचिंग यानी बड़े बड़े जो फार्म होते हैं वहाँ पर। आर्द्र पंपाज और न्यूजीलैंड को छोड़कर शेष सभी प्रदेश अर्धशुष्क हैं। यहाँ पर इसकी विशेषताएं: पशुपालन भूमि उपयोग का विस्तृत रूप है जिसमें विशाल भूमि पर प्रति इकाई क्षेत्र पर साधारण पूंजी तथा मानव संसाधनों का निवेश पर्याप्त होता है। यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर होने वाली प्रक्रिया है जो भूमि की निम्न उत्पादकता व प्राकृतिक प्रतिफल है। रेंच जो होते हैं बहुत विशाल होते हैं, एक प्रकार से फार्म, जैसे ऑस्ट्रेलिया के भेड़ फार्म हैं जिनको स्टेशन कहा जाता है, उनका औसत आकार 8000 हेक्टेयर तथा मवेशियों के फार्म का आकार इससे भी बड़ा होता है। पशुपालन करने वाले रेंचर्स बड़े बड़े फार्म गृहों, होम स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ फार्मों की बाड़ाबंदी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ फार्मों की बाड़ाबंदी उन्हें खरगोशों से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। रेंचों पर वनस्पति का समान आवरण रहता है। इनमें या तो देसी घास या कुछ चयनित घास से, जैसे अल्फाफा है, क्लोवर है आदि घासें उगाई जाती हैं। घासें प्रादेशिक स्तर पर अलग हो सकती हैं लेकिन सभी कोमल और स्वादिष्ट होती हैं। अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में शीतकाल में चारे का उपयोग किया जाता है। पशुओं को संतुलित पोषक आहार भी खिलाया जाता है। भेड़, बकरी, मवेशी, घोड़े प्रमुख पशु हैं जो यूरोप से यहाँ लाए गए तथा वैज्ञानिक विधियों से इनकी नस्लें भी सुधारी जाती हैं। तीसरा जो कृषि प्रदेश है वो है स्थानांतरित कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि अधिकतर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय भागों जैसे दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में की जाती है। कंपूचिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार तथा उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय भागों में इस प्रकार की कृषि व्यवस्था की जाती है। भारत में इसको असम में झूम कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इस प्रकार की कृषि को लदांग कहते हैं। फिलीपींस में कैनिन कहते हैं। श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं। रोडेशिया में इसको मिल्पा कहते हैं। सूडान में नगासू कहते हैं और अन्य विश्व के अन्य भागों में भी इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यूरोप में नए जो
प्रस्तर युग था, पत्थर का युग, उसमें इसे स्वीडेन कहा जाता था, जिसका अर्थ है वनों को जलाकर कृषि करना। वितरण अमेरिका, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। इन प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे मध्य अफ्रीका में मसोले, मालागासी में टेवी, मध्य अमेरिका में मिल्पा, मैक्सिको में बरबेका तथा कोमिले भी कहते हैं, वेनेजुएला में हुआ कहते हैं, फिलीपींस में कैनगीन कहते हैं, थाईलैंड में टमराल, लाओस में रे और म्यांमार में टोंगा और श्रीलंका में चेना कहते हैं। भारत में भी जो शिफ्टिंग कृषि है इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूम या झूमिंग कृषि कहते हैं, उड़ीसा में पोदू कहते हैं, कोमन भी कहते हैं, ब्रंगा भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के आसपास इसको कुमारी कहते हैं और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको पेंडा, वेबर या धाइया कहते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं स्थानांतरित कृषि की? दो प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, जो कृषक होते हैं वो वनों को जलाकर भूमि साफ करते हैं और इस प्रकार से साफ की गई भूमि पर कुछ वर्षों तक क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसके बाद इस भूमि को कई वर्षों के लिए प्रति यानी खाली छोड़ देते हैं। स्थानांतरित कृषि प्राय छोटे गांव में जो लोग रहते हैं वो करते हैं तथा गांव के आसपास जो निकटवर्ती भूमि है उस पर कृषि करते हैं। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण लोग अधिवास के निकट किसी क्षेत्र को कृषि के लिए चिन्हित कर लेते हैं। कभी कभी जो बुजुर्ग लोग हैं वो वन भूमि को भी कृषि के लिए चुनते हैं। कृषि के लिए पहाड़ी ढालों को वरीयता दी जाती है क्योंकि वे क्या होते हैं, सुप्रवाहित होते हैं। अधिकांश जो कृषि है वन क्षेत्रों के आंतरिक भागों में होती है। चुने गए स्थानों पर वृक्षों को कुल्हाड़ी से काट लिया जाता है, वृक्षों के नीचे की झाड़ियों को साफ किया जाता है। इस प्रकार से साफ की गई भूमि को स्वीडेन, मिल्पा, कैंगिन आदि नामों से पुकारा जाता है। कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा होता है और बिखरा हुआ होता है। फसल रोपण से पहले खेतों को साधारण उपकरणों जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, लकड़ी के हल आदि द्वारा साफ कर लिया जाता है। उन्नत हल, भारवाहक जो पशु हैं उनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। भूमि से खरपतवार आदि भी नहीं निकाले जाते। इसके पश्चात जो साफ की गई भूमि पर कृषि की जाती है। कहीं कहीं बीज छिड़क कर भी खेती की जाती है। कुछ जगह पर रोपण विधि का भी प्रयोग किया जाता है। एक भूमि के टुकड़े पर अनेक फसलें बोई जाती हैं, जैसे खाद्यान्न हुआ, जड़दार फसलें, झाड़ीदार फसलें। अधिकांश भूमि पर मैनियोक यानी मीठा जो कसावा होता है, रतालू, मूंगफली, खीरा, टमाटर, फलियां, मटर, केला आदि निर्वाहक फसलें उगाई जाती हैं। कहीं कहीं पर गन्ना, कपास, सोरगम, ज्वार, बाजरा, चावल आदि भी उगाए जाते हैं। फसलों को निश्चित अंतराल यानी एक दूरी पर उगाया जाता है। एक बार साफ की गई भूमि पर 2 या 3 वर्ष तक फसलें उगाई जाती है। इसके बाद मिट्टी की उर्वरकता खत्म होने लगती है, खरपतवार तेजी से बढ़ती है, जिससे उस भूमि को प्रति छोड़ना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद चौथा जो कृषि प्रदेश है वो है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि की वही विशेषताएं होती हैं जो स्थानांतरणशील कृषि की है, लेकिन इनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता, यानी ये स्थानबद्ध होती है। ये कह सकते हैं कि ये जो कृषि पद्धति है स्थानांतरणशील जो कृषि है उसी का विकसित रूप है, जहाँ कहीं प्राकृतिक दशाएं
अधिक अनुकूल मिलती हैं, वहाँ पर स्थानांतरणशील जो कृषि है वो समय के साथ स्थायी कृषि में बदल गई। प्राकृतिक सुविधाएं अधिक होने के कारण यहाँ की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में कृषि का ये स्वरूप मिलता है। इन प्रदेशों में धान की खेती अधिक होती है, बहुत से स्थानों पर मसाले की कृषि भी की जाती है। ऐसे स्थानों पर जनसंख्या स्थायी रूप से निवास करती है। यहाँ की भूमि गहन कृषि के लिए अधिक अनुकूल होती है, जिसके कारण मानव इन क्षेत्रों में स्थायी कृषि कर सकता है। इन प्रदेशों में पशुओं को भी अधिक महत्व दिया जाता है। गाय, बैल, भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी आदि पशु स्थान एवं क्षेत्र के अनुरूप पाए जाते हैं। ये क्षेत्र बागानी कृषि क्षेत्रों के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर बागानों के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध नहीं होती। जिन क्षेत्रों में खनन कार्य होता है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि मिलती है। वितरण कहाँ कहाँ पर की जाती है ये कृषि? प्राचीन जो स्थानबद्ध कृषि है अधिकांशतः मध्य और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। विशेषताएं: खेतों के हेरफेर की अपेक्षा फसलों का हेरफेर प्रचलित है। अर्थात जो शिफ्टिंग कृषि है उसमें क्या किया जाता है, खेतों का हेरफेर किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की जो कृषि होती है स्थानबद्ध होती है वहाँ पर खेतों की बजाय फसलों का हेरफेर किया जाता है। कृषि विधियाँ अधिक सघन होती हैं, समस्त कार्य हाथों से किया जाता है। खेतों की जुताई, गुड़ाई आदि अपरिष्कृत उपकरणों द्वारा की जाती है। मानव श्रम अधिक प्रयुक्त होता है। अधिकांश फसलें जड़दार तथा अन्न वाली होती हैं। आलू, मक्का, सोरगम, कसावा आदि ये सभी निर्वाह यानी जीवन निर्वाह करने की फसलें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नकदी फसलें जैसे कहवा, कोको, तेल, ताड़, नारियल, रबर आदि भी उगाई जाती हैं। सघन कृषि से बड़ी जनसंख्या का पोषण संभव है। उनका निर्वाह तथा पोषण स्तर भी बेहतर होता है। दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक स्थानबद्ध कृषक बागानों में काम करके अतिरिक्त आय इस प्रकार की कृषि से कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शेष जो प्रदेश हैं वो अगली कक्षा में।